फिफ्थ नंबर पे आता है सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक क्या होते हैं, तो कि संस्कृति की जो विभिन्न प्रतिमान हैं जो कि उस संस्कृति की संरचना को बनाते हैं, वो सांस्कृतिक कारक कहलाते हैं। जो कि हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि संस्कृति के दो कारक होते हैं, भौतिक कारक और अभौतिक कारक। भौतिक कारकों में सभी वो ज़रूरतों की चीज़ें आ जाती हैं जिसके ज़रिए हम अपनी दैनिक जीवन की जो हमारी आवश्यकता है उनको पूरा करते हैं। फिर उसमें चाहे कोई टेक्नोलॉजी हो, कोई उपकरण हो, कुछ भी हो, ये भौतिक कारक होते हैं। और अभौतिक कारक में वो सभी विचार, धार्मिक आचार, मनोवृत्तियाँ आ जाती हैं और विश्वास आ जाते हैं जिनके ज़रिए हम अपने नैतिक जीवन की पूर्ति करते हैं। जैसे कि हमारा धर्म हुआ, हमारी संस्कृति हुई, हमारी परंपराएं हुई, ये सब अभौतिक कारक में आते हैं जिनको कि हम देख नहीं सकते। अब सांस्कृतिक कारक जो समाज में परिवर्तन लाते हैं, फर्स्ट आता है सांस्कृतिक विलंबना। सांस्कृतिक विलंबना का मतलब होता है कि जब एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति पिछड़ जाती है। जैसे कि अब जो भौतिक संस्कृति होती है वो तेज़ गति से आगे बढ़ती है और अभौतिक धीरे चलती है। क्यों कि हमारी जो विश्वास होते हैं, हमारे जो एटीट्यूड होता है उसमें रेयरली ही कभी मतलब परिवर्तन देखने को मिलता है। अगर होता भी है तो एक लंबे टाइम के बाद होता है। और भौतिक संस्कृति जो होती है यानी हमारी दैनिक ज़रूरत की जो चीज़ें हैं या नए नए आविष्कार ये डेली हो रहे हैं, तो इससे क्या रहता है कि जो भौतिक संस्कृति होती है वो हमेशा अभौतिक से आगे ही रहती है। तो इसे सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत कहते हैं। सेकंड नंबर पे आता है प्रौद्योगिक विलंबना। प्रौद्योगिक विलंबना का मतलब है कि जब प्रौद्योगिकी की कोई चीज़ एक दूसरी प्रौद्योगिकी दूसरी परिविधि से पिछड़ जाती है। जैसे कि जो डेली नई नई कारें आ रही हैं लेकिन सड़कें नहीं हैं, तो लोगों से ज़्यादा काम लिया जा रहा है, जो मज़दूर लोग हैं, लेकिन उनमें कोई कार्यकुशलता नहीं है। जैसे कि उन्हें जिस प्रौद्योगिक ज्ञान की ज़रूरत है उसके लिए कॉलेज या स्कूल उसके लिए कॉलेज नहीं है, तो वो किस तरीके से काम को कुशलता से कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है कि प्रौद्योगिकी जब कोई एक चीज़ दूसरी से पिछड़ जाती है तो वो प्रौद्योगिक विलंबना है। प्रसंस्कृति ग्रहण का मतलब होता है कि जब कोई संस्कृति मतलब अपनी चेतन अवस्था में होश में रहते हुए किसी दूसरे की संस्कृति को बेहतर मानती है और उसे ग्रहण करने लगती है, तब उसे प्रसंस्कृति ग्रहण कहते हैं। जैसे कि भारत में अंग्रेज आए थे तो उनकी जो पाश्चात्य संस्कृति थी उसको इंडिया के लोगों ने बेहतर माना। उनकी जो एजुकेशन थी या उन सब चीज़ों को जो उन्हें इंडियन लोगों को अच्छा लगा, उन्होंने उसको ग्रहण करना शुरू कर दिया। और आज भी ये चीज़ आपको चारों तरफ देखने को मिल सकती है कि पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव है सभी लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा है। फोर्थ नंबर पे आता है संस्कृति का प्रसार। संस्कृति का प्रसार ऐसे होता है कि जब दो संस्कृतियाँ एक साथ रह रही होती हैं या कोई संस्कृति की जो विशेषताएं होती हैं, कोई कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, वो पावरफुल होती हैं, तो उससे क्या होता है दूसरी संस्कृति में उसका प्रसार होने लगता है, दूसरी संस्कृति के लोग उससे प्रभावित होने लगते हैं। जैसे जब अंग्रेज जो थे वो भारत आए थे, मतलब जब उनका शासन था भारत पर, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिन्हें कि उन्होंने भारतीयों को दिया नहीं बल्कि भारतीयों पर उसका इफ़ेक्ट पड़ा। जैसे कि उनकी एजुकेशन थी, उनका कल्चर था, उनकी जो स्वतंत्रता की और समानता की जो उनकी बात थी, मतलब उनके जो कल्चर में जो विशेषताएं थी, उन सब का असर जो था भारतीय संस्कृति में पड़ा। तो ये थी कि उनकी संस्कृति का प्रसार हुआ जो कि उन्होंने चाहा नहीं बल्कि उनके यहाँ आने से रहने से ही स्वाभाविक तौर पर वो भारतीयों में फैल गया। और फिफ्थ नंबर पे आता है धार्मिक विचार। धार्मिक विचार जो हमारे होते हैं उससे भी समाज में परिवर्तन आता है कि वो किस तरह के हैं। जैसे कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक धर्म है, तो जो कैथोलिक हैं वो मानते हैं कि पूजा जो है उसको किया जाना चाहिए। वो जो मतलब कमाने की या इन चीज़ों से जो है वो पीछे हटते हैं। वही जो प्रोटेस्टेंट धर्म है वो कहता है कि हमारी जो है हमारा जो काम है वही हमारी पूजा है। तो कैथोलिक के मुकाबले जो प्रोटेस्टेंट लोग होते हैं वो ज़्यादा अमीर आपको देखने को मिलेंगे और वहाँ उनके देशों में पूंजीवाद भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रोटेस्टेंट लोग जो हैं वो पूजा नहीं करते बल्कि वो अपने काम को ही पूजा कहते हैं और उसी को ही करना पसंद करते हैं। तो ये हमारी जो धार्मिक
धार्मिक आचार होते हैं वो किस तरह के हैं, इसका भी इफ़ेक्ट समाज में पड़ता है और समाज में परिवर्तन आता है। 6 नंबर पे आता है नवाचार। नवाचार का मतलब होता है कि नए नए विचार जो रोज़ आ रहे हैं, चाहे वो किसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो या किसी पहले से चली आ रही चीज़ों को बदलने से रिलेटेड हो। जो नए नए विचार आ रहे हैं, नए नवाचार हो रहे हैं, नए इन्वेंशन हो रहे हैं, इन सब चीज़ों का भी समाज में परिवर्तन लाने में विशेष योगदान है। 7 नंबर पे आता है सांस्कृतिक संघर्ष। सांस्कृतिक संघर्ष का मतलब है कि जब दो संस्कृतियों में आपस में संघर्ष होता है किसी ऐसी चीज़ को लेकर, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि दूसरे की संस्कृति जो है अपनी चीज़ें जब दूसरे संस्कृति पर थोपने की कोशिश करती हैं। जब दो लोग एक साथ रहते हैं तो कुछ संस्कृति ऐसी होती हैं कि जो पावरफुल होती हैं तो दूसरी कमज़ोर संस्कृति पर अपने विचारों को, अपनी चीज़ों को थोपने लगती है, तो इससे भी सांस्कृतिक संघर्ष पैदा होता है और समाज में परिवर्तन आता है। 8 नंबर पे आता है वैचारिक परिवर्तन। जो हमारे विचार होते हैं वो समाज में परिवर्तन लाते हैं कि अगर वैचारिक वृद्धि होती है, मतलब लोगों की मेंटलिटी डेवलप होती है, तो इससे भी समाज में परिवर्तन आता है। जैसे कि जो पश्चिम का प्रभाव आया, मतलब जो पाश्चात्य संस्कृति, उसके प्रभाव से लोगों के ने जो है रूढ़िवादी जो सोच थी उसे छोड़कर तर्क के आधार पर सोचना शुरू कर दिया, मतलब उनकी सोच तार्किक हुई। तो इससे क्या हुआ, लोगों में स्वतंत्रता समानता के विचार पनपे और इससे समाज में परिवर्तन आया। तो ये सामाजिक परिवर्तन के जितने भी कारक थे, चाहे वो आर्थिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिक, सामाजिक, जितने भी कारक थे, ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछे जाते हैं ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, दोनों में। तो इन्हें आप एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी यूनिट मैंने आपको इसी एक वीडियो में कंप्लीट कर दी। आई होप आपको समझ आ गई होगी सही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।